इसमें जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देंगे उसे 10 ले लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, ए पार्ट का, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस। आयुषी का आया है। लाइशा सभी आप भी ट्राई कीजिए। आयुषी आप बी पार्ट का ट्राई कीजिए, आपका पहले पार्ट का तो आंसर आ गया।
वो करेक्ट है, वही आंसर। देखिए ये कह रहा है प्लेन है, अगर आपके पास प्रेशर ऊपर से भी अप्लाई होगा P1 और नीचे से भी होगा P2, सिमिलरली उसकी वेलोसिटी भी होगी V1, इधर इसकी वेलोसिटी होगी V2, इस साइड से ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड इसका वेट है mg। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स होगी, नेट अपवर्ड फोर्स जो लग रही है, हम लोग ने पढ़ा था ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये भी बहुत बार देख लिया था। तो फोर्स निकालना होगा, प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर नेट फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी हम लोग नेट प्रेशर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा P2 मैम माइनस P1। एक्सक्यूज मी Yes? मैम, मैम ये जो आपने P1 और P2 लिखा है, ये दोनों विंग्स हाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो है, हाँ तो हाँ ये हाँ, दोनों डिफरेंट क्यों होंगे? सेम नहीं होना चाहिए? नहीं प्रेशर तो आपका डिफरेंट लग रहा है ना। देखिए अपर विंग है, विंग की दो सरफेसेस होगी, एक ऊपर वाली सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस है, बीच में उसका सरफेस एरिया है, तो प्रेशर तो डिफरेंट हो गया ना। यही तो हम लोग ने कल पढ़ा था, एप्लीकेशन हम लोग ने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना हम लोग ने यहाँ पे, एरोप्लेन विंग जो होती है, यस मैम। बर्नौलीज थ्योरम जब अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, वही उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके। तो नेट प्रेशर हो जाएगा P2 माइनस P1 इनटू एरिया। एरिया भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ द विंग इज 500 मीटर स्क्वायर और मास गिवन है। तो देखो ये वेट के बराबर हो जाएगा प्लेन के, mg वेट के बराबर, इसलिए वेट ऑफ द प्लेन जो आएगा, वेट ऑफ द प्लेन इज mg। तो मास भी गिवन है आपके पास ऑलरेडी, दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg, और एक 10 आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, फ्लाइट लेवल पे, इन लेवल फ्लाइट, इसका मतलब हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देन इट इज इन यस लेवल मैम। फ्लाइट विद स्पीड, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये वाली फोर्स जो नेट फोर्स निकल रही है और जो उसका डाउनवर्ड वेट है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो mg यानी ये वाला क्वांटिटी, और जो आपका फोर्स आया यानी कि P2 माइनस P1 इंटू एरिया वुड बी इक्वल टू दिस वेट ऑफ जो है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर डिफरेंस यही चाहिए हम लोग को, P2 माइनस P1, दिस इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। यही प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अपर और लोअर सरफेस के बीच में जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस। एरिया की वैल्यू भी आपके पास है 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 500, तो ये उतना ही आएगा आयुषी, आपका ठीक है, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 3 के बराबर आएगा। सेकंड पार्ट ट्राई करो, और ये नोट भी कर लेना।
देखो अब इसमें पूछ रहा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस। देखो फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब होता है जितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय इट्स एवरेज वेलोसिटी, ये होता है फ्रैक्शनल इंक्रीज। चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1। अच्छा एवरेज वेलोसिटी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। देखो पूरी प्लेन की जो एक एवरेज वेलोसिटी है इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है ना, ये वाली जो वेलोसिटी इसे आप फिर एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। स्पीड जो गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर, बस इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, अदरवाइज आपके पास एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है। तो इसे कन्वर्ट कर ही लेते हैं यहाँ पे। 960 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, फ्रैक्शन में ही अगर रहने देंगे तो आ जाएगा 800/3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी है आई आपकी, लेकिन अभी भी फ्रैक्शनल इंक्रीज ही निकल रहा है आपका। देखिए इसके लिए कल हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी। लाइशा आप हैं क्लास में? यस लाइशा, आर यू देयर? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? बाकियों को आवाज आ रही है? आयुषी सभी है, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए आयुषी आप बताइए, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हमने बर्नौलीज थ्योरम कल यूज किया था। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए याद है उसमें क्या फैक्टर नहीं था? देखो हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या था, हाइट सेम हो गई थी, तो हाइट वाला कंपोनेंट चला गया था, यानी प्रेशर एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो थी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो नहीं था। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, सरफेस ऑफ विंग पे निकालना है, अपर सरफेस ऑफ विंग पे। अब लोअर सरफेस और अपर सरफेस की बात हो रही है, इस केस में लेवल फ्लाइट में आपकी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्नौलीज थ्योरम आप हॉरिजॉन्टल फ्लो में लगाओगे वहां पे अपर और लोअर सरफेस में, ऑन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। तो देखिए अगर P1 है, लोअर सरफेस पे आप इसे ले लेते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यही पढ़ा था ना, हाइट वाला कंपोनेंट नहीं होता है जब हमने हॉरिजॉन्टल फ्लो पढ़ा था। तो P2 हो जाएगा प्लस हाफ V2 स्क्वायर। अब यहाँ से प्रेशर डिफरेंस ले लेते हैं, P1 माइनस P2, तो ये वाली टर्म आ चली जाएगी राइट हैंड साइड आपकी, शुड बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ये वाला V1 स्क्वायर। कितना है आपका 0.07। ये आपका इंक्रीज आ रहा है, फ्रैक्शन में इंक्रीज। यस मैम। ओके आप लोग का कुछ आया आंसर? लाइशा आपने ट्राई किया? सब ये तो लास्ट क्लास में नहीं थी, लाइशा आप भी ट्राई कीजिए। मैम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही थी और आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब जब मैंने रिजॉइन किया मेरे को तब आया, तो मैं ट्राई करके कर रही हूँ, आंसर भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है।
चलिए आगे का मैं बताती हूँ आपको। लाइशा अब आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके देखिए यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को एक तरफ रहने के बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा p1 माइनस p2 और डेंसिटी नीचे डिवाइड होगी। अब यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए आप और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आता है आंसर में। अच्छा ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस वुड बी v2 प्लस v1 v2 माइनस v1। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 इधर है, इज इक्वल टू 2 p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो। ये 2 तो कैंसिल कर देगा इसे, v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये एवरेज वेलोसिटी होती है? सो ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये दिस वुड गिव यू एवरेज वेलोसिटी, v2 माइनस v1 is equal to p1 minus p2 divided by rho. So v1 minus v2, sorry, v2 minus v1 would be equal to p1 minus p2 divided by v average into density. अब सारी क्वांटिटीज आपके पास हैं, तो v2 माइनस v1 आप निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस आपने निकाल लिया है, एवरेज वेलोसिटी ये वाली है और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है। इसको भी नोट कर लें। डन। देखिए अगला टॉपिक है आपका टॉरिसलीस थ्योरम। टॉरिसलीस थ्योरम को एक और बोलते हैं लॉ ऑफ इफ्लक्स। देखो ये क्या कहते हैं, मान लो मैंने कोई वेसल ले लिया या कोई ड्रम ले लिया, इसमें मैंने एक ओरिफिस कर दिया, मींस नीडल से एक बहुत बहुत फाइन होल बना दिया यहाँ पे, इसमें लिक्विड था, अब देखो अगर यहाँ पे लिक्विड का ये लेवल है यहाँ तक,
और ये ऑरिफिस है, इसकी जो हाइट है उसे मैं h कह रही हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली ऑरिफिस से भी वाटर फ्लो करना शुरू करेगा। यहाँ पे ऑरिफिस की जो वेलोसिटी होगी, टॉर्सलीज थ्योरम ये कहती है कि ये जो वेलोसिटी होगी, इफ दिस इज द हाइट मींस अपर सरफेस और ये ऑरिफिस के बीच में जो हाइट है वो h है, देन वेलोसिटी इज गिवन बाय √2gh। समझ आया? सो स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन ऑरिफिस इज √2gh। और h क्या है? h इज द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस बिलो द वाटर सरफेस। ये आपकी वाटर सरफेस है यहाँ पर। अब देखो इसे डिराइव ऐसे करते हैं, मान लो इसको कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, ये जो हाइट है बिलो द ऑरिफिस और बेस ऑफ द ड्रम या बेस ऑफ द वेसल जो भी लिया है, इसे कुछ y1 ले लेते हैं। और जो टोटल हाइट है यानी कि वाटर डेप्थ जो है, लेट इट बी y2। दो एंड्स हैं, एक तो ये वाला एंड है और एक यहाँ है ऑरिफिस वाला है। इसकी वेलोसिटी v1 ले लो, जो ऊपर वाटर सरफेस है इसकी वेलोसिटी v2। अब बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। बर्नौलीज थ्योरम दोनों एंड्स पे, एट एंड 1 एंड एट एंड 2। अब देखो क्या हो जाएगा। प्रेशर P1 ले लिया हम लोग ने, चलो P1 एंड 1 की बात हो रही है यहाँ पर, इधर हम लोग अप्लाई करें। सो दिस वुड बी हाफ रो वेलोसिटी v1 अज्यूम किया तो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h होता है, तो रो जी h यहाँ पर हो जाएगी v y1 हाइट y1। दिस इज इक्वल टू सेम चीज अब n2 के लिए इक्वेट करते हैं। यही तो पढ़ा था ना मैंने बर्नौलीज थ्योरम, ये सारी एनर्जीज कांस्टेंट रहती हैं। so this would be P2 plus half rho V2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी लग रही है प्लस। अब देखो यहाँ पर हाइट क्या है इस सरफेस पे, डेप्थ पूरा डेप्थ आ रहा है, so it means the height is here is y2, तो हो जाएगा रो g y2। ठीक है, इतना समझ आए? बर्नौलीज थ्योरम खाली हम लोग ने अप्लाई किया है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी थी, याद दिलाना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? यस लाइशा आप बताइए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी थी। आयुषी आपको याद आ रही है? A1 V1 equals to A2 V2. A2 V2 करेक्ट, गुड। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं पहले, हाफ रो V1 स्क्वायर की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू, तो सारे बाकी टर्म उस राइट हैंड साइड चले जाएंगे, तो प्लस साइन खाली नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, प्लस P1 माइनस P1 हो जाएगा, और एज इट इज ये टर्म तो वही रहेगा। दिस वुड बी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G y2, ये टर्म खाली नेगेटिव हो जाएगा, माइनस P1 और माइनस रो जी y1। ये इक्वेशन 1 अपने पास है। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे, जैसे आयुष ने एकदम ठीक बोला, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। ठीक है, अब देखो A1 और A2 में डिफरेंस देखो, ये A1 है ना हमारा और ये A2 है, कंपेयर कर सकते हो A2 बड़ा है कि A1, या दोनों सेम लग रहे हैं? और if इसका एरिया बड़ा है या जो वेसल है उसका एरिया बड़ा है, ये दोनों बराबर लग रहे हैं? हाँ सभी है बताओ। ये जो ऑरिफिस है इसका जो एरिया है और ये जो वेसल का एरिया है, वाटर की जितनी सरफेस आ रही है ऊपर, दोनों एरिया सेम लग रहे हैं? मैम वेसल का बड़ा होगा एरिया। वेसल का बड़ा होगा, एग्जैक्टली वेसल का काफी बड़ा होगा। ऑरिफिस बहुत फाइन होल होता है, जैसे अगर मान लो प्लास्टिक की बोतल ले रखी है, उस पर नीडल से एक प्रिक कर दिया है बस, तो वो एरिया होगा ना, उसके बराबर होता है ये ऑरिफिस। तो अब इसमें A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1,
तो A1 by A2 जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 0 के बराबर ही होगा। इनका अगर आप रेशियो लेंगे A1 by A2 अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, ये वाला जो। तो अगर A1 by A2 0 हो रहा है तो V2 किसके बराबर होना चाहिए? ये टर्म आपका 0 हो रहा है, क्या V2 की फिर कुछ वैल्यू बचेगी? देखो V2 भी तो 0 के बराबर हो जाएगा। यस मैम। ये टर्म आपका 0 के बराबर हो रहा है तो V2 की वैल्यू भी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसके 2 बोलते हैं। अब V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 जो थी, पुट 2 in 1, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखो क्या होता है। सो V2 वाली टर्म चली जाएगी तो बचेगा हाफ रो V1 स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस तो रहेंगे, P2 माइनस P1 भी रहेगा, प्लस रो G, और जो हाइट का डिफरेंस था वो भी रहेगा Y2 माइनस Y1, और ये 0 आ जाएगा। V2 वाला जो टर्म था हाफ रो V2 स्क्वायर, वो टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब देखो V1 की खाली वैल्यू निकालनी है हम लोग को। सो 2 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय रो, क्या बचा P2 माइनस P1। अब ये वाली टर्म से यहाँ पर हो जाएगा आपका रो G इंटू 2 Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय 2। तो रो तो कैंसिल हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना इस टर्म से भी, और इस रो बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों साइड से, ये बचा। अब देखो तो V1 की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 2 बाय रो P2 माइनस P1, यहाँ से ये बचा है, इस साइड से खाली बचा है 2G, रो तो कैंसिल हो गए थे, Y2 माइनस Y1। सो V1, ये तो V1 स्क्वायर था, V1 अगर निकालना तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 बाय रो P2 माइनस P1 प्लस 2G Y2 माइनस Y1 अंडर रूट ऑफ ऑल दिस। ठीक है। अच्छा बताओ Y2 माइनस Y1 क्या है? देखो Y2 माइनस Y1 क्या होना चाहिए? Y2 है ये Y1 है, Y2 में से Y1 हटा दोगे, कौन सी हाइट बचेगी? H, एग्जैक्टली H बचेगी ना, ये Y2 पूरा है, ये Y1 यहाँ तक है, इसमें से आपने इतना पोर्शन हटा दिया, यही पोर्शन तो बचेगा। सो Y2 Y1 जो है ना हमारी H ही आया है। So this is basically V1 is equal to 2 by रो P2 minus P1 plus 2GH, because ये वाली जो आपकी टर्म है ना ये H के बराबर ही आनी है। अब देखो P1 P2 जो है, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहे हैं जो हमने P1 P2 अज्यूम किया है, दोनों ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है? और तो कोई प्रेशर नहीं है, तो P1 P2 भी तो सेम ही हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया ना। P1 is also is equal to P2 is equal to P नॉट, P नॉट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या बचा आपकी V1 की वैल्यू आ गई, ये टर्म तो आपका चला गया अंडर रूट 2GH, यही से हम लोग ने स्टार्ट किया था। टॉर्शलीज थ्योरम क्या कहती है? अगर ये वाटर सरफेस है आपकी, ये ऑरिफिस है आपका, इनके बीच में हाइट h है, देन द वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। इतना लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये निकालना हो ये पोर्शन इतना, तो ये फिर आप प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से ऐसे होता था ना, इस तरह से, उससे आप रिलेट कर सकते हो।
इतना कंप्लीट हो गया तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करो।
देखो एक बार ये देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रम ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस हैज कैपेसिटी ऑफ 220 डेसीमीटर क्यूब। ये कर लो नोट कहीं, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर of water. It contains If 1 minute more, just a minute. हाँ आयुषी मैं डिस्कस नहीं करी, बस मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करी। आप ट्राई कीजिए, आप आंसर बताइए मुझे। आप मुझे लेंथ बताइए पहले, जो वेलोसिटी निकालने के लिए हाइट यूज किया होगा ना, v इज इक्वल टू √2gh। पहले मुझे हाइट बताओ आप लोग। अगर ये सेम मान लो ये ब्लॉक है आपका, उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर आपका वेसल रखा हुआ है, ये कह रहे हैं ना सॉलिड ब्लॉक ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज एज दैट ऑफ ड्रम। अब अगर Yes, लोअर ma'am. एंड में, अगर लोअर एंड में आपका ओरिफिस है यहाँ पे, यहाँ पर है, तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, वाटर फ्लो इस तरह से होगा। यहाँ पर की वेलोसिटी और ये जो रेंज है, ये पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द होल जी। तो यहाँ पे तो आप टॉर्चलीज थ्योरम लगाओ, यहाँ पर वही आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपने पढ़ा है। आप मुझे ये पहले बताओ कि मान लो ये है लेंथ, ठीक है, ये लेंथ है इसका, यहाँ पर कोई इसकी हाइट होगी, ये बताओ लेंथ क्या आ रहा है आपका, लेंथ निकाल के पहले बताओ। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यूज करो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, वॉल्यूम किसी का भी कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू थिकनेस करते हैं। हाँ हाइट ऑफ ब्लॉक ठीक आ रहा है, ये हाइट आ रहा है ना 700/9 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। वेलोसिटी निकालो, ये हो जाएगा आपका एरिया यानी कि πr² इंटू एल। यहाँ से आप लोग पहले लेंथ निकालिए। लाइशा सबिहा आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, लेंथ तो एटलीस्ट बता दीजिए। हाँ वाटर कॉलम की हाइट भी इतनी आई है, ठीक है करेक्ट आई है। अगर वाटर कॉलम की हाइट इतनी आएगी तब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। आप दोनों भी इसका आंसर निकालिए, लेंथ ऑफ वाटर कंटेनर आपका कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ कंटेनर। देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है तुम्हारे पास, ये जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये क्या कह रहा है, एक ड्रम के अंदर इतना पानी है, मतलब वाटर का वॉल्यूम इतना हुआ ना, इसकी कैपेसिटी इतनी है 220, यानी कि ड्रम की वॉल्यूम इतनी है 220 डेसीमीटर क्यूब। सब कुछ सीजीएस यूनिट में रखो, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा आपका 220 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू रखो, रेडियस कितना 30 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहने दो, 30² हो जाएगा एल। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, ये मिलेगा तुम्हें ये वाली लेंथ, ब्लॉक की लेंथ। और दूसरे पार्ट में आपको वेलोसिटी जब निकालनी होगी तो आप क्या करते हो, पूरा हाइट लेनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम के लिए
वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करो। हाँ आपका ठीक है, रेंज ठीक आ रहा है। वो तो बताओ वेलोसिटी कितनी निकल के आई। ये तो सेकंड पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट भी ट्राई करो। रेंज ठीक है, इतना ही आएगा रेंज। करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ जो वाटर हो जाएगा वो भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है आपके पास 198 डेसीमीटर क्यूब, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर क्यूब। पाई रहने दो। रेडियस फिर वही हो जाएगा क्योंकि सेम है, एग्जैक्ट सेम ओवरलैप कर रहा है ना, 30 स्क्वायर एच। यहाँ से हाइट, ये दोनों चीज पहले आप बताओ। लाइशा सभी आप दोनों ट्राई कीजिए। आयुषी ने ये भी बता दिया है, एल और एच भी बता दिया है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, यहाँ से एल की वैल्यू लेंथ ऑफ कंटेनर आ जाएगा और एच है हाइट ऑफ वॉल। आयुषी जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो जो जी आएगा, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मत ले लेना। जी को अगर 9.8 होता है तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे करना। हाँ करेक्ट आयुषी, आपके सारे पार्ट्स का आंसर एकदम सही है। रेंज भी इतनी है, वेलोसिटी वही आएगी जितनी आपकी आएगी। सभी लाइशा आप लोग ने ट्राई किया, एल एच की कोई वैल्यू आई सेंटीमीटर्स में? देखिए जब आप लेंथ सॉल्व करेंगे ना, ये इक्वेशन जो बनी है, वॉल्यूम यही होता है ना, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी इसका रेडियस होगा, ये रेडियस जो होगा। सिलेंड्रिकल ड्रम है तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखा, पाई लिखा, 30 का स्क्वायर किया एल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 700/9 सेंटीमीटर। और एच यहाँ से, एच यानी कि वाटर कॉलम की जितनी हाइट है, ऑरिफिस से लेके वाटर कॉलम की जितनी हाइट है वो एच है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आपको 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, एग्जैक्ट सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा, जो टॉर्सलीज थ्योरम में अभी आपको मैंने क्या बताया था, ये जो हम हाइट कंसिडर करते हैं, ये वाली हाइट, ये कहाँ से होती है, वाटर सरफेस जो है और ऑरिफिस, इसके बीच में जो हाइट होती है उसी को हम √2gh में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये हाइट हमारे पास कौन सी है, ऑरिफिस अगर यहाँ है तो ये हाइट इतनी हुई
दैट इज h, वही तो हम लोग ने निकाली है, ये h इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी जो होगी √2gh, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी, आपको 980 लेना पड़ेगा, सब CGS यूनिट में हम लोग निकालते हैं। और हाइट 70, ये वाली हाइट इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है आपकी वेलोसिटी, जो उतनी आएगी 370 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आएगी। आयुषी आपका ठीक था, कैलकुलेशन आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 370 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा इसका आंसर। सेकेंड जो आपको रेंज निकालना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग ने पढ़ा होगा ना, u√2h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, ये सब पढ़ा था ना, उसमें ये भी फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पर जो हाइट लेनी होगी आपको, ये एक लेंथ आया आपके पास 700/9 सेंटीमीटर। अच्छा, रेंज निकाला आप लोग ने? लाइशा आपने, सभी आपने ट्राई किया? देखो सारी चीज अब गिवन है, एक बार रेंज निकालें, 1 मिनट लो, रेंज निकालने का ट्राई करो। देखो u जो है ना यहाँ पे, u वही आपकी वेलोसिटी है, 2√h इंटू h डैश, ये तो फॉर्मूला लिख दिया ना आपने। देखो देखो, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, u इज इक्वल टू v जो है, v के बराबर आएगा, यानी ये जो पूरा कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ये आएगा आपका 370 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू। ये आएगी आपकी 370 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये वैल्यू आपके पास है। हाइट की ऑलरेडी 700/9 इसलिए आपने निकाली थी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में जब आप हाइट लेते हो तो इतनी तो लेते हो, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ से ड्रॉप की होती है बॉडी को, तो ये वाली हाइट आप लेते हो ना, तो ये भी हम लोग ने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 700/9 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग ने पहले ये हाइट निकाली थी। देखो रेंज के लिए भी सारी चीज अवेलेबल है, रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 370, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग v लेते हैं, √2 इंटू h हो जाएगा ये 700/9, और g हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा। और ये आपका एकदम ठीक आया है, 147.6 सेंटीमीटर, एकदम ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली 147 सेंटीमीटर के आसपास आंसर है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
इतना नोट कर लिया होगा ना अब तक। देखो अगला टॉपिक आपका, ये लास्ट टॉपिक है, क्या आता है, वेंटिलीमीटर। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है which is used to measure the rate of flow, used to measure the rate of flow। अब इसका प्रिंसिपल वही है जो हम लोग लास्ट क्लास और इस क्लास में पढ़ा था। इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है इसकी, तो दो आइडेंटिकल वाइट ट्यूब्स होते हैं ऐसे, ठीक है। एक नैरो ट्यूब से दोनों वाइट ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो होता है ना नैरो ट्यूब बीच में, इसे बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन या फिर थ्रोट भी कहते हैं। लिक्विड यहाँ से एंटर करता है, इधर इस वाइट ट्यूब से एंटर करता है, फिर इस नैरो ट्यूब को पास करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी वाइट ट्यूब है यहाँ से लीव कर, जैसे लिक्विड अगर यहाँ पे आएगा तो इस वाले एंड से लीव करेगा। पूरा जो इसकी पूरी एंटायर अरेंजमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए वेंटिलोमीटर आपका हॉरिजॉन्टल ही होता है। और वर्टिकल ट्यूब भी कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वर्टिकल ट्यूब लगा सकते हो या फिर यू ट्यूब कनेक्टेड होता है। ऐसे वर्टिकल ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं या फिर यू ट्यूब कनेक्टेड होते हैं। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। समझ आया इसकी कंस्ट्रक्शन, समझ आई। इस तरह से दो वाइट ट्यूब्स होते हैं, बीच में नैरो ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। अब देखो जो भी आपको मेजर करना होता है डिवाइस, वो यहाँ पे लग जाता है, वो पाइप लग जाता है, तो वेंटिलोमीटर आपका डिवाइस जो है मेजर कर लेता है प्रेशर डिफरेंस। इस पॉइंट पे मेजर करेगा, दूसरा इस पॉइंट पे मेजर करेगा। देखो अब यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम कैसे अप्लाई की, वो इसके थ्योरी पार्ट में। मान लो यहाँ पर P1 प्रेशर लग रहा है इस एंड से, ठीक है। ये एक आपका एंड हो गया, ये एक एंड है, एंड 2 है ये वाला, ये आपका 2 एंड है, सेकेंड एंड है। यहाँ से जिस वेलोसिटी से जा रही है लिक्विड उसे बोलते हैं V2। यहाँ पर प्रेशर P2 माना है, और यहाँ पर जिस जा रही है दैट इज V1। अगेन एरिया भी लेते हैं, एरिया इज A1 ओवर हियर, एरिया इज A2 ओवर हियर। यहाँ पर होता है लिक्विड, यहाँ पर होता है लिक्विड वेयर रेट ऑफ फ्लो इज टू बी मेजर्ड। वो लिक्विड यहाँ पे होता है इस साइड, ठीक है। इसकी डेंसिटी मान लो कुछ लो। अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं पे। अब देखो फिर से हॉरिजॉन्टल पाइप, आपको ही बताया मैंने, जो एंटायर अरेंजमेंट है ना, पूरा अरेंजमेंट ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो लिक्विड फ्लो करता है वेंटिलीमीटर से जो लिक्विड फ्लो करता है ये भी हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करोगे तो हॉरिजॉन्टल पाइप का जो हम लोग ने पढ़ा था ना वो वाला होगा, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। तो हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाइट वाला कॉम्पोनेंट नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर।
यहाँ से प्रेशर डिफरेंस ले लेते हैं, P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर के बराबर। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर से V1 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, P1 माइनस P2 है, हाफ रो, मैंने यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे V1 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, V1 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा -1, ये बचेगा। अब फिर बताओ, अब लाइशा अब बताओ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने खुद किया था। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताओ क्या लगेगा दोनों एंड्स पे? सभी है, आपको पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगेगी तो क्या होगा? नो मैम। देखो आयुषी आप बताइए, आपको तो पता है, आपने से पहले भी आपने आंसर दिया था। A1 V1 equals to A2 V2. एग्जैक्टली, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये लगता है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किन एंड्स पे? एट एंड 1, ये वाला फर्स्ट एंड और सेकेंड। अब A1 बाय A2 का रेशियो कर लोगे तो क्या बचेगा? V2 बाय V1, A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। अब देखो इसे पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में जो अभी हम लोग ने निकाली थी, V2 बाय ये वाली इक्वेशन थी ना, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इससे इक्वेशन 2 बोलते हैं। पुट 2 in 1, तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। खाली V2 बाय V1 को रिप्लेस कर दिया है A1 बाय A2 से। A1 A2 क्या है? A1 A2 एरिया है, क्रॉस सेक्शन के जो एंड्स हैं उसका एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से V1 स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, दैट वुड इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो, और ये पूरी होल टर्म, ये पूरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 विदिन एन अंडर रूट या फिर टू द पावर हाफ। अगर आपका प्रेशर डिफरेंस जो है ना P1 माइनस P2, ये एच रो जी के बराबर है जो हम लोग ने पढ़ा था, एच रो जी हम लोग ने पढ़ा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो P1 P2 एच रो जी के बराबर है, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। V1 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 2 एच रो जी डिवाइडेड बाय रो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा अंडर। अच्छा, दो दो डेंसिटी हो रही है ना, इसको m कर देते हैं, डेंसिटी इसको m कर देते हैं, ये वाली जो डेंसिटी है, देखो रो क्या है, ये वाला जो रो है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द वेंचुरीमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द वेंचुरीमीटर। ये वाले जो एच रो जी है ना, ये जो डेंसिटी ली है, ये उसकी डेंसिटी है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ने जिस ट्यूब में मेजर करना है, मान लो यहाँ पे हम लोग ने मर्करी फिल कर दिया, यूट्यूब की वजह से प्रॉब्लम्स किए थे ना हम लोग ने, वही भेज दिए। मान लो यहाँ पे हम लोग ने मर्करी फिल कर दिया,
तो इसकी जो डेंसिटी होगी, क्योंकि यही मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस, जो H आपका ये है, P इज इक्वल टू H रो जी। यूट्यूब के जो प्रॉब्लम्स किए थे उसी पे बेस्ड है। तो जो आपका रो m हो गया ना, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर। ठीक है, ये है आपका वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला। एक बार इसको नोट कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। लाइशा, आपका नेटवर्क लूज हो गया था ना शायद, नेटवर्क कनेक्शन वीक था। ऊपर वाले पेजेस का आपने स्क्रीनशॉट लिया? यस नोट कर लिया होगा ना ऊपर वाला पोर्शन, एक क्वेश्चन करो उस पे।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो A1 का एरिया आपको A1 दिया हुआ है, A1 इज द एरिया दैट इज 8 मिलीमीटर स्क्वायर, ये। और जो नैरो पार्ट है यानी A2 वो आपको 4 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। प्रेशर डिफरेंस भी गिवन है, P1 माइनस P2 24 पास्कल्स। V1 निकालना है आपको, बस V1 निकालना है। V1 का वही फॉर्मूला जो भी हम लोग ने पढ़ा था, 2 P1 माइनस P2 रो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। बस इसमें वैल्यूज पुट करके जल्दी से बताओ V1 की वैल्यू क्या आ रही है।